बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज से हम फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो शुरू करने लगे हैं और इंशाल्लाह ये 2-3 मंथ के अंदर हम इस पूरी जो आपकी बुक है उसके सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। और आपको पता है कि ये इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे समझ आएंगे, तो इनको आपने फॉलो कर लेना है और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताना है, तो ये तैयार हो जाएंगे हमारे। जो पहला चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर 12 है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसके अंदर ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें ही हैं। एक तो ये है कि आपके पास यहाँ पे चार्जेस होते हैं, चार्ज हैं, Q1 Q2 डिफरेंट उनके नाम हैं। फिर उनमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E आती है। ज़ाहिर है कि आपने लोगों ने ये चैप्टर पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। अब पढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से चले मैं भी साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। मुझे जितनी फिज़िक्स आती है, ठीक है, वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा चीज़ें, आपको और फर्दर आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। देखें, शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 12.1 है। यहाँ पे क्या कहता है? कहता है जी, कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दो फोर्सेस हमने कैलकुलेट करनी है। एक तो ग्रेविटी वाली ज़ाहिर है वही जो हमने 9-10 में पढ़ी हुई है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। वो मैसेज के दरमियान होती है, ठीक है। वो जो किलोग्राम मैसेज वगैरह होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जो दूसरी फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिक जो है वो चार्ज की वजह से होती है। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, एक के ऊपर Q1 चार्ज है, दूसरे ऊपर Q2 चार्ज है, तो उनके दरमियान तो ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मैस उसने बताया हुआ है कि 10 ग्राम है। चार्ज उसके ऊपर जो है वो 20 माइक्रो कूलम्स है, ठीक है। माइक्रो 10 की पावर -6 होता है, वो हम आगे लिखेंगे। बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, और ज़ाहिर है कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी इतना ही है, यानी उसका भी मैस इतना ही है और चार्ज भी इतना ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है, क्योंकि फार्मूले के अंदर ये जो दरमियान डिस्टेंस है ये भी आता है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो कैपिटल जी हमारे फार्मूले में आना है उसकी वैल्यू 9-10 में हम कहते थे इसको याद कर लें, तो ये याद वैसे भी की होती है आपने, लेकिन क्वेश्चन में ये उसने दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻11। अब जो भी इंफॉर्मेशन है, अब जब हमने सारे सवाल हल करना है, लिखना है इसको, तो इंफॉर्मेशन को हम लिखते चले जाएंगे साथ साथ। तो इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो मैसेज थे ना, तो मैस कितना था? 10 ग्राम। अब जाहिर है ग्राम जो है वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें इसको किलोग्राम में लेके जाना है, तो उसको फिर 1000 से डिवाइड कराएंगे, 10/1000, तो ये आ जाएगा 0.01। कैलकुलेटर, क्योंकि ज़ाहिर है मैथमेटिकल काम है तो कैलकुलेटर का यूज़ करें। और जो दूसरा मैथ है वो भी ज़ाहिर इतना ही होगा, 0.01 kg, उसको भी वही कहें। Q1 जो है पहले चीज़ के ऊपर जो चार्ज है वो 20 माइक्रो कूलम्ब है, तो 20 के साथ माइक्रो का 10 की पावर -6 जो है वो लगा लेते हैं। Q2 भी अगेन उतना ही होना है, वो भी लिख लिया। और साथ उसने कहा था दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर्स का है। वो सेंटीमीटर में और मीटर में 100 का गैप होता है, तब तो आपने इसको 100 पे डिवाइड करना है, तो वो 0.1 मीटर्स बन जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना उसमें लेके जाते हैं। तो ये आ गया। अब ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद है। अब हमें दो फोर्सेस चाहिए, जैसे हमने यहाँ लिखा, ये FC लिखा है, वो जो उसकी इलेक्ट्रिक फोर्सेस है, और जाहिर है कि वो चार्जेस आते हैं ना वहाँ पे Q1 Q2, वो दूसरी फोर्स में वहाँ पे M1 M2 आ जाता है। K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये वैल्यूज हमने लगानी है। K जो है आपने पढ़ा हुआ है कि वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू अगेन आपको पता है, पीछे चैप्टर के अंदर लिखी हुई है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है ना। तो ये हमें ज़ाहिर इसको याद भी रखना है, MCQs में आ जाती है। Q1 ठीक है वो दिया हुआ है 20 इंटू दिस वन, Q2 भी वही है, वो लिखा हुआ है। और R हमारा ये जो उनके दरमियान डिस्टेंस था वो हमने लिख लिया 0.1। ज़ाहिर है इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लेना है। अब ज़ाहिर है कैलकुलेटर पकड़ लें, सिंपल सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन लेते हुए ना ऐसे किया करें, ये जो पावर के बगैर चीज़ें हैं पहले उनको हल कर लिया करें। 9 इंटू 20 इंटू 20 कर लें, और 10 की जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, 9 -6 और नीचे ज़ाहिर है 0.1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 0.01 हो जाएगा। तो ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। फिर ज़ाहिर है 0.01 से आप उसको डिवाइड भी करा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो ये इस तरह से आ जाएगा, ये ऊपर से पावर जो है -3 आ जाएगी, और -3 पावर ख़त्म कर रही है तो 3 डिजिट पॉइंट को पीछे ले जाए, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 10 की पावर 3 आएगा ना, तो वो +3 -3 ख़त्म हो जाता है।
ठीक है, तो आप ये यहाँ पे पॉइंट ले आए यानी कि 360 न्यूटन। तो ये हमारी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आ गई चार्जेस की वजह से। अब हमने जो दूसरी फोर्स फाइंड करनी है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा लेते हैं। जी की वैल्यू लिख लेंगे, m1 m2 दोनों छोटे छोटे हैं, 0.01 वो लिख लेते हैं, और उनका जो है 0.1। ठीक है, अब ऊपर अगेन उसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये है कि देखें इसका जब आपने स्केयर लेना है ना तो उसने भी 0.01 आना है, तो एक रहने दे ऊपर वाला ऐसे ही, ताकि ये आपस में कट जाए। और ये जो 0.01 है उसको आप 10 की पावर में लिख लें, क्योंकि पॉइंट इधर है ना, तो एक और दो यहाँ पे अगर पॉइंट लेके आते हैं तो 10 की पावर -2 भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ इसको ऐसे कर लें, 0.01 है ना, तो 0.01 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि पॉइंट के बाद देखें जितने डिजिट्स हों उतने जीरोस हम लगाते हैं, तो 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, तो इसको आप 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये नेगेटिव पावर्स अब आप इकट्ठी कर लें, तो 6.67 वैसे रहने दें। तो बहरहाल इस तरह से एफ जी, और अगेन आप ज़ुबानी इससे नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ये सारी वैल्यूज़ लिखें, वो खुद ही आपको सारा कर देता है। अब यहाँ उसने ये कहा था कि इन दोनों फोर्सेस को आपने कंपेयर करवाना है, आमने सामने रखना है, क्या फ़र्क है दोनों में। तो एफ सी ओवर एफ जी जैसे रेशो होती है, तो कंपैरिजन करना, रेशो निकालना, बटे में लिखना, वो एक ही चीज़ होती है सारी। तो इनको हम रेशो में यानी कि ओवर में लिख लेंगे, एफ सी की वैल्यू ऊपर लिख लेंगे, एफ जी जो है वो नीचे लिख लेंगे। एफ सी देखें ज़्यादा है, एफ जी छोटा है, क्योंकि वो सारे मैसेज ही बहुत छोटे हैं ना, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत थोड़ी आनी है। तो बहरहाल जो भी आई है, तो अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, 360 को इस पर डिवाइड कर लें तो 53.9, और इसकी पावर चूंकि नेगेटिव है इसको ऊपर ले जाए तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। और पॉइंट अगर यहाँ पे है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पॉइंट एक और डिजिट पीछे ले जाए, तो 5 पॉइंट, और इसको राउंड ऑफ कर लें 4 हो जाएगी, और चूंकि एक डिजिट पीछे गया है तो 10 की एक पावर और आनी है, तो ये 14 हो जाएगी। तो ये इनका कंपैरिजन है कि दोनों में जो फ़र्क है, दोनों की जो फोर्सेस में फ़र्क है वो इतना फ़र्क है। ओके, प्रॉब्लम 12.2 यहाँ पे कहता है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू। क्यू के ऊपर जितनी भी फोर्स बन रही है ना वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये ज़रा डायग्राम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपका जो क्यू है ना, जिस पे हमें वो चाहिए कि जी उस पर फोर्स कितनी बन रही है, वो यहाँ पड़ा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, और ये क्यू कितना है उसने दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम्स, और दो और जो क्यूज हैं, चार्जेस हैं, वो पड़े हुए हैं। एक Q1 जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, Q2 इधर पड़ा हुआ है, और जाहिर है कि हम इनको लाइनों से मिला लेंगे, ठीक है ना, इधर से इधर मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस भी उसने दिया हुआ है। Q में और Q1 में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और Q में और Q2 में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखें कि इसके हमने जाहिर है जब हमने इसको फोर्स निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो उसके इसके कंपोनेंट्स के हिसाब से हमें ऐड करवाना पड़ेगा। तो कंपोनेंट भी हमने कोशिश की है बनाने की कि जी उसका जो एक्स कंपोनेंट है जाहिर है कि इधर को बनता है ना, ऐसे एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ ऐसे लाइन बना के वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट दोनों इधर के होंगे। ठीक है, F1 जाहिर है आप F1 फॉर एग्जांपल फोर्स निकालते हैं इन दोनों के दरमियान, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ये जा रहा है। ठीक है, F2 अगर आप फोर्स निकालते हैं ये वाली, ठीक है, ये मैंने साथ लिखा भी है F2, तो F2 अगर ये वाली फोर्स है Q2 और Q के दरमियान, तो उसका भी एक्स कंपोनेंट तो इधर होगा, लेकिन वाई कंपोनेंट ये इस वाली F2 वाली का ये वाई कंपोनेंट है, और F1 का ये वाला कंपोनेंट है। तो इस तरह से करके वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है हम करके उसमें हम करेंगे। अब एक्चुअल सवाल करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। डायग्राम जाहिर छोटी सी डायग्राम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने मिक्स की हुई हैं। अब देखें ज़रा यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझें, बड़े इजीली हो जाएगा। तो हमारा जो मेन क्यू है जिसके ऊपर हमने फोर्स चेक करनी है वो है 4 माइक्रोकूलम्स, माइक्रो जाहिर है 10 की पावर -6 लिख लेंगे। Q1 जो दूसरा हमारा ये वाला था वो 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 इंटू 10 की पावर। Q2 हमारा वो भी 1 है लेकिन वो माइनस में है, दूसरी साइड पे है। ठीक है, तो वो हम उसको -1 10 की पावर -6 कूलम लिख लेंगे। क्वांटिटी तो वो 1 ही है, ठीक है, लेकिन ये चूंकि दूसरी साइड पे है तो हम उसको माइनस में कंसिडर कर लेते हैं। R1 जो है, जो Q और Q1 के दरमियान डिस्टेंस वो भी 1 मीटर है। R2 जो है जो Q और Q2 के दरमियान डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। ये मैंने आपको ऊपर बताया सारा, ठीक है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है वो हमने ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिख देनी है। ठीक है, अब जाहिर है कि वो दोनों फोर्सेस हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे टोटल हमें क्या चाहिए, हमें Q के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रही है वो बनानी है, लेकिन जाहिर है वहां तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे F1।
ठीक है, फोर्स नंबर 1। तो फोर्स नंबर 1 किन के दरमियान है? Q और Q1 के दरमियान, जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया कि ये Q और ये Q1, इनके दरमियान जो फोर्स बन रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हम पहले कैलकुलेट करने लगे हैं। तो जाहिर है उसके अंदर Q और Q1 को यूज़ करेंगे। नीचे उसका R1, जाहिर है उनके उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, और K वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁻⁹ वो हम यूज़ कर लेंगे। तो ये वैल्यूज़ हमने लिख ली, K की वैल्यू लिख ली, Q की वैल्यू ज़ाहिर है 1 × दिस वन है, और Q1 जो है वो Q की वैल्यू 4 × दिस वन है। तो आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो Q हमारा 4 × दिस वन, Q1 हमारा 1 × दिस वन, और नीचे R जो है वो भी 1 है तो 1 लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। तो नीचे वाले का तो इफेक्ट कोई नहीं है, ऊपर उसी तरह 9 1s are 9, 9 4s are 36, पावर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे, 9 - 6 - 6 तो वो 10 की पावर -3 हो जानी है। तो 36 × 10⁻³ ऐसे रहने दें, पॉइंट और लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको अभी हमने और आगे लेके जाना है। अब इसी पैटर्न से हमने F2 कैलकुलेट करनी है। अब F2 के लिए वो फोर्स कौन सी है? Q और Q2 के दरमियान। वो ऊपर वाली कौन सी थी? F1 जो है Q और Q1 के दरमियान है, ये Q और Q2 के दरमियान है। तो वैल्यूज़ तो उसी तरह से लगेंगी, और वैल्यूज़ असल में सेम है, चूंकि Q1 और Q2 में फ़र्क कोई नहीं है, दोनों 1 1 है। तो इसलिए यहाँ पे भी जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर भी वही आना है जो F1 का आया है। तो F1 भी यही आया, F2 भी यही आया। अब देखिए, जाहिर है कि अब हमने अगर टोटल वो कैलकुलेशन करनी है फोर्स की, तो उसके लिए वो जो फार्मूला हमें 9 10 में भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो फोर्स होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है। तो अगर हम ये दोनों फाइंड कर लें कंपोनेंट्स, तो फिर उनके स्केयर्स लेके प्लस करके अंडर रूट करें, तो तब वो फोर्स जो है वो आती है। तो ये फार्मूला हमने सामने रख लेना है। मतलब ये क्यों रखना है कि हमें अब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट्स चाहिए और वाई कंपोनेंट्स चाहिए। अब जब एक्स कंपोनेंट हल करने चलेंगे तो हमारे पास तो दो फोर्सेस हैं, F1 भी है और F2 भी है। तो F1 का भी एक्स कंपोनेंट और F2 का भी एक्स कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट हमें फाइंड करने हैं और उनकी वैल्यूज लेंगे और फिर आगे हल करेंगे। अब एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा उसकी देखें, वो डायग्राम बन रही होती है। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये डायग्राम बन रही है या ये डायग्राम, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखें तो ये एंगल है ना, ठीक है। तो इस एंगल के साथ देखें वो जो साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे देखें कॉस थीटा होता है। जो एक्स कंपोनेंट का फार्मूला है वो एफ कॉस थीटा होता है। जब हमने वाई कंपोनेंट लेना होता है तो उसका फार्मूला क्या था? एफ साइन थीटा। तो कॉस थीटा हमें चाहिए, तो कॉस थीटा का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो बेस ओवर हाइपोटेनस एंगल के सामने जो है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस है, क्योंकि हाइपोटेनस 90 के सामने, ये देखिए यहाँ पे 90 है, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस 0.6/1। तो ये देखें 0.6/1, तो ओवर 1 तो कुछ भी नहीं होता, तो कॉस थीटा जो है वो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.6। अब फार्मूला लिख लेंगे जैसे लिखा हुआ है, F1 cos थीटा, F2 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यूज लगाएंगे। F1 F2 कैलकुलेट किया ना, जो कि सेम आते हैं ना, 36 × 10⁻³ वो भी वही है, और cos थीटा जो है वो 0.6 हमने फाइंड किया है, इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे। तो चूंकि दोनों सेम हैं तो 2 टाइम्स हो जाएंगी, तो 2 टाइम्स 36 × ये, और ये सारा आप तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं और साथ इसको भी रखें तो कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको ये वैल्यू दे सकता है। इस तरह से हमें एफ एक्स, उसका जो एक्स कंपोनेंट है आधा पार्ट जो है वो हमें मिल गया। अब इसी तरह से एफ वाई, वाई कंपोनेंट पे जाना है, तो F1y और F2y उसी तरह से। अब F2y नेगेटिव है क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था ये वाला, क्योंकि वो नीचे से है, इधर से ये F2 इधर को जा रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट जो है वो ये नीचे की तरफ है। तो इसलिए जो सेकंड वाला है y वाला, F2 वाला, उसके साथ आपने माइनस साइन लगाना है, ठीक है। अब साइन थीटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 0.8 था, ये देखें लिखा हुआ परपेंडिकुलर हमारा 0.8 और हाइपोटेनस फिर 1 है, ठीक है। तो 0.8/1, तो ओवर 1 अगेन नहीं आएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 0.8 बन गई। अब यहाँ पे फिर वही साइन थीटा की वैल्यूज पुट कराएंगे, साथ F1 और F2 को लिखेंगे, और यहाँ चूंकि नेगेटिव साइन होगा दरमियान में और चीज़ें सेम हैं तो वो कट जाएंगी।
यानी कि हमारा वो जो टोटल फोर्स आनी है उसमें y कंपोनेंट नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था और सेम अमाउंट थी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यूज लगाएं, एफ वाई की जगह 0 पुट करें, एफ एक्स जो है वो ये आया, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा और 0.043 आ जाएगा। इसको आपने अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर की फॉर्म में लिख लें, एफ सी वेक्टर जो है और इसके साथ आई लिख लें, क्योंकि एक्स कंपोनेंट था ना, तो एक्स कंपोनेंट की तरफ जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो आई की फॉर्म में होती है। और यहीं पे अगर आपने ये फाइंड करना है कि ये जो फोर्स लग रही है तो किस एंगल पे लग रही है, तो आप tan ऑफ फाई का फार्मूला, tan फाई या tan ऑफ द एंगल इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई जो कि 0 था, एफ एक्स 0.043 था, उसको नीचे रखें, tan उधर से उठ के आएगा tan इनवर्स, और ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0 करेंगे तो 0 डिग्री का मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस, जितनी भी फोर्स वो लग रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है, और वो कितनी है 0.043 न्यूटन। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम है 12.3। यहाँ पे कहता है अ पॉइंट चार्ज क्यू, जाहिर है एक पॉइंट चार्ज इसलिए कहते हैं कि बहुत छोटा होता है, पॉइंट की तरह, नुक्ते की तरह होता है, इसलिए तो देखे ना उसके ऊपर चार्ज है कितना, 10 की पावर -8, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे जो ओरिजिन है उसका, जहाँ से स्टार्ट लिया जाता है वहाँ पे वो पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या है जी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई हमने फाइंड करनी है एट अ पॉइंट 2 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन से कितना दूर, 2 मीटर दूर, और ऑन द जी एक्सिस के ऊपर रहना है। अब देखिए ये मैंने हल्का सा बनाने की कोशिश की है, असल में मैंने इसकी थ्योरी भी पढ़ने की कोशिश की थी। वो यही बताते हैं कि जब आप ओरिजिन के ऊपर रखते हैं ना, तो उसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं वो रेडियल सर्कुलर फॉर्म में बनती हैं, तो सर्कुलर फॉर्म में भी किधर को बनती हैं, वो जी एक्सिस के लॉन्ग ही बन रही होती हैं। तो ठीक है, तो फिर वो कहते हैं अगर आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेट करना हो तो वहां पे वो लाइनें कट रही होती हैं बेचारी, वो कैलकुलेट नहीं प्रॉपर आप कर पाते, तो जी एक्सिस के अलॉन्ग ही वो बेहतर बनता है। तो बहरहाल मतलब ये पीछे इसके थ्योरी है थोड़ी सी। अब इसका जब सोल्यूशन फाइंड करने लगना है तो जाहिर है कि हमने उनकी जो जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है वो पहले लिख लेनी है। क्यू चार्ज कितना है, -8 इंटू 10⁻⁻⁻, दिस वन। चार्ज को नेगेटिव यहाँ पे जाहिर उसने लिखा हुआ है। आर जो है वो 2 मीटर है, 2 मीटर के डिस्टेंस तक हमने देखना है कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आगे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब जाहिर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक ही क्यू होता है, एक ही चार्ज होता है, जो चार्ज है उसके इर्द गिर्द इंटेंसिटी हमने देखनी होती है ना, तो इसलिए सिंगल क्यू आएगा, नीचे आर आएगा। आर वही होता है कि हम कितनी दूर देखने लगे हैं, ठीक है। तो इसको भी वेक्टर की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, साथ उसका यूनिट वेक्टर के का, क्योंकि ज़रा जी एक्सिस के लॉन्ग जाना है ना, तो जी एक्सिस के लॉन्ग जो है के यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई होता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जे होता है। तो बहरहाल के की वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू हमें उसने दिया हुआ है और आर 2 था, तो इसको बड़े आराम से कैलकुलेट करेंगे। 9 8 72, 9 पावर में से 8 पावर निकल जाएगी 1 है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 है, फिर 4 से भी इसको डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 4 पे डिवाइड करें तो 180, ठीक है, और माइनस में आ रही है तो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1.8 इंटू 10⁻², ऐसे करके ये आंसर बन जाएगा। लीजिए 12.4 क्या है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आर, इस पॉइंट के ऊपर है, और पॉइंट भी देखें सिंगल पॉइंट नहीं दिया, अब उसने उसके दोनों डायरेक्शंस दी हुई हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 4i + 3j मीटर्स। जाहिर है कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना, लेकिन वो ज़रा वो इस यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में है। कास्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है वो उसने बता दिया कि कितना है, यानी ये पॉइंट चार्ज है और इतने डिस्टेंस पे, ये ऑलमोस्ट पिछले वाला है, लेकिन ज़ाहिर है कि थोड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ आर तो 2 मीटर था ना सीधा सीधा, यहाँ पे आर जो है वो यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में आ गया, वेक्टर की फॉर्म में आ गया, प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ये वही बात है। तो इसको भी स्टार्ट उसी तरह से करेंगे, फार्मूला वही लगेगा, लेकिन हल्की फुल्की कैलकुलेशन चेंज होनी है। तो क्यू जो है हमारे पास दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, ठीक है। आर जो है उसका कितना दूर है, पोजीशन वेक्टर उसका कितना है, 4i + 3j मीटर्स है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। उसी तरह से आप इसको फार्मूला हम लिखेंगे के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब देखिए जो नीचे आर है ना, वो कैलकुलेट करने के लिए उसका मॉडुलस होता है कि वो एक्चुअली पॉइंट कितने फासले पर है, तो फासला तभी होगा जब मॉडुलस होगा। तो आर को पहले लिख लें सामने, आर का मॉडुलस लें, ज़ाहिर है 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट, जैसे मॉडुलस हम लेते हैं, वेक्टर्स हमने पढ़े थे ना मैथ के अंदर,
ठीक है, तो वेक्टर्स वाला जो तरीका है मॉडुलस लेने का कि दोनों पार्ट्स के स्क्वायर्स लेके प्लस करके अंडर रूट लेते हैं। तो ये देखें आपके सामने किया 5 आ गया। अब इसके साथ हमें आर यूनिट वेक्टर भी चाहिए क्योंकि देखें ये साथ उसके आर यूनिट वेक्टर भी, जैसे वहाँ पे के यूनिट वेक्टर था तो यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला था कि आपने क्या करना होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराना होता है। तो ये जो 4i प्लस 3j है इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आर यूनिट वेक्टर बनेगा। अब ये सारी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करानी है, के की वैल्यू, फिर ये साथ उसके क्यू की वैल्यू चार्ज की, नीचे आर का वो जो मॉडुलस है वो, और साथ आर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, वो सब ऐसे लिख लेते हैं। अब इनको कैलकुलेट करना है, 9 5 45 है, या 5 से ये कट जाता है, 5 से इधर कटवा दें, नीचे 5 का स्केयर लें 25, ये 9 है, 10 की पावर 9 माइनस 6 करेंगे 3 आ जाएगी, साथ ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर इन तीनों को आपस में हल कर लें, ठीक है ना, 9 इंटू 10 की पावर 3 ओवर 25 करके 360, साथ ये, और 360 से इनको मल्टीप्लाई करवा लें। इसके बाद आपने 360 से इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है, 364 जार ये आ जाएगा और 363 जार 1080। सो इस तरह से करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म में आंसर जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम है 12.5। यहाँ पे क्या है जी, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 चार्ज दिया हुआ है -1 इंटू दिस वन, और Q2 दिया हुआ है 4 इंटू दिस वन। दो चार्ज हमें दिए हुए हैं, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। दोनों के दरमियान जो फासला है वो 3 मीटर का है। यहाँ तक सीधा सीधा काम है। फाइंड जीरो फील्ड लोकेशन, यानी वो जगह फाइंड करनी है जहाँ पे जीरो फील्ड है, जहाँ पे दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो बन रही है। ठीक है, तो जाहिर है कि वो काफ़ी दूर करके बनेगा, और जस्टिफाई और बताएंगे वाकई यहाँ पे ये सही आंसर बनता है। तो उसी तरह से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले तो उनका डाटा लिखा जाएगा, Q1 जाहिर है कि उसने ये दिया हुआ है, Q2 ये लिख देंगे, R उनके दरमियान डिस्टेंस। अब थोड़ी सी उसकी जो लोकेशन है या उसका जो सिनेरियो है ना वो ज़रा समझने की कोशिश करें। यहाँ देखें इस तरह से करके, लेट्स सपोज यहाँ पे Q2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे Q1 पड़ा हुआ है, तो जाहिर है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स का डिस्टेंस है। अब जाहिर है कि डॉट डॉट लगा के बताएं कि एक काफ़ी दूर एक फासले पे एक P पॉइंट है जहाँ पे Q1 की भी इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है और Q2 की भी ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसे करके थोड़ा सा आइडिया हमें मिल जाएगा। अब ये डिस्टेंस जो है ना इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये x है, Q1 से लेके यहाँ तक, लेकिन Q2 से लेके यहाँ तक जब आना है तो उसमें 3 भी इन्वॉल्व होना है, 3 प्लस x होना है। ठीक है, तो इस तरह से करके, लेकिन डेफिनेटली हमें ये x जो है ये फाइंड करना है कि कितनी दूर हमें उसको लेके जाना है। अब क्या करेंगे कि Q1 की भी इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और Q2 की भी इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो पहले Q1 पे आ जाते हैं, तो Q1 की इंटेंसिटी जो है E1, उसका फार्मूला K Q1 ओवर x स्क्वायर, क्योंकि Q1 की बात हो रही है ना, तो Q1 का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो x है, तो उसके लिहाज से x होना चाहिए। तो यहाँ पे r की जगह पे हम x को यूज कर लेंगे और उसका जाहिर है कि स्क्वायर होता है। तो E1 इज इक्वल टू, और k की वैल्यू लगाएंगे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 है, Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6, और x जो है वो एज इट इज रहेगा। थोड़ा बहुत हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वरना हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, और जो Q2 की जो इंटेंसिटी है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब Q2 के लिए जो फार्मूला है K Q2 ओवर 3 प्लस x, जैसे मैंने बताया कि Q2 चूंकि यहाँ मौजूद है तो ये जो फासला इधर से लेके इधर तक है वो 3 प्लस x का है, तो आपने वहाँ पे 3 प्लस x को यूज कर लेना है। अगेन K की वैल्यू आपने लगानी है, Q2 की वैल्यू लगानी है, और नीचे 3 प्लस x। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि P पॉइंट के ऊपर Q1 और Q2 दोनों की, तो P पॉइंट पे दोनों की इंटेंसिटी जो है वो बराबर हो जानी है। ठीक है, और इक्वल एक दूसरे के होंगे, तो हम यही पॉइंट उसको आगे रखेंगे। देखें एट P पॉइंट के ऊपर दोनों की इंटेंसिटी जो है वो एक तो बराबर भी है और वैसे भी जीरो हो जानी है। ठीक है, लेकिन हमने ये जो बराबर वाला जो सीन है उसको लेके हम x जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो दोनों को आप इक्वल रखेंगे, E1 की वैल्यू इस साइड पे लगाएंगे, E2 की वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें जो एक जैसी चीजें हैं वो दोनों साइडों से आप कटवा सकते हैं। 9 10 की पावर 9 देखें इधर भी है, इधर भी है, 10 की पावर -6 इधर भी है, तो ये सारी कट जाएंगी, क्योंकि अगर इस साइड पे आती हैं तो ओवर में आना होता है ना, तो एक जैसी हैं तो कट जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा 4 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें x को फाइंड करना है, और चूंकि देखें स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, तो जब स्क्वायर्स नजर आ रहे हो
तो उनका हमें क्या कर लेना चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x रह गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और इसका भी स्क्वायर कट जाएगा 2 ओवर x प्लस 3। अब जाहिर है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ गया, x ने 2 के साथ आना है 2x, फिर ये सिंगल x उठ के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x में से एक x निकाल दें तो सिंगल x, तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि Q1 से 3 मीटर और आप दूर जाएंगे तो उस पॉइंट के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं दोनों चार्जेस की, वो जीरो हो जाएंगी और बराबर भी होंगी एक दूसरे के डेफिनेटली, लेकिन जीरो जरूर हो जाएंगी। और यही हम इसको फाइंड करके दे रहे हैं जीरो फील्ड लोकेशन, के लोकेशन कहाँ पे है, 3 मीटर उसके दूर है। तो ये हम एक लाइन जो है उसको नीचे लिख देंगे इस तरह से करके। प्रॉब्लम 12.6 यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है, कोई भी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको हमने वहां पे सस्पेंडेड रखना है, मोलक रखना है, नीचे गिरने नहीं देना, ठीक है, मोलक रखना है। और उसका जो मैस है वो दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻⁶, -6 में है ना, तो डेफिनेटली ये बहुत ही छोटा पार्टिकल जो है वो हो सकता है। एंड चार्ज उसके ऊपर कितना है, 1 माइक्रोकूलम, ठीक हो गया। बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स हैं और वो दोनों प्लेट्स आपस में कितने डिस्टेंस पे हैं, 10 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट चार्ज को हमने गिरने नहीं देना, मोलक रखना है। तो वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होनी चाहिए, वो हम लिख लेंगे, ई कैलकुलेट करनी है। मैस, अब ज़ाहिर पहले हम डाटा लिखते हैं, तो मैस जो है 1 इंटू 10⁻⁻⁶ है। क्यू जो है उसका जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो के लिए आपको पता है 10⁻⁻6 आप लिखते हैं। उनके दरमियान डिस्टेंस r होगा 10 सेंटीमीटर, और इसको 100 पे डिवाइड करें तो 0.1 मीटर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अब ये वाला फार्मूला भी है जहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। और फोर्स जाहिर आप देखें ना क्यों इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि उसका वेट है, उस बॉडी को, उस मैस को हमने गिरने नहीं देना। तो जितना उसका मैस है, मैस की वजह से जो वेट बन रहा है, उसी वेट के जितनी अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ले आएंगे तो फिर वो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसका जो वेट है वो यहाँ पे यूज होना है। तो वेट और फोर्स एक ही बात है, किसी भी बॉडी की जो फोर्स लग रही होती है जमीन के साथ, तो जाहिर है वही होती है ना जो उसका वेट होता है। तो फोर्स और वेट को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। F इज इक्वल टू वेट W, और वेट W आपको पता है वो mg के बराबर है, तो वहां पे आपने mg लिख लेना है, Q को Q की जगह वैसे ही रहने दें। अब ये वैल्यूज हैं हमारे पास, मैस उसने दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻6, जी हमें पता है ग्रेविटी का 9.8 होता है, और Q के ऊपर जो चार्ज है वो भी उसने दिया हुआ है। अब ये आप कैलकुलेटर पे कर लें, और वैसे भी ये दोनों कट रहे हैं आपस में, जब कटेंगे तो 9.8 ही रह जाएगा। तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 9.8। इतनी इंटेंसिटी आप देंगे तो वो फील्ड में मोलक रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 12.7, यहाँ पे क्या करना है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। एक पार्टिकल है और उसके ऊपर कितना चार्ज है, उतना ही चार्ज है जितना 20 इलेक्ट्रॉनों का इकट्ठा चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब ज़ाहिर जो इन्फॉर्मेशन है वही है ना। ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, वो गिरता है एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर से, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट्स का है। कैलकुलेट द एनर्जी अक्वायर्ड बाय इट, कितनी एनर्जी वो हासिल कर लेगा। जाहिर है कि उसने उस पोटेंशियल डिफरेंस में से गुजरना है, तो वो एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, और उसको हमने एनर्जी को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वैसे तो एनर्जी जॉल्स में होती है, लेकिन उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी कन्वर्ट करा सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उससे डिवाइड करके। बहरहाल ये सारी चीज़ें आगे आनी है। स्टार्टिंग अगेन हम इसी तरह से कर रहे होते हैं कि पहले उसका जो डाटा है वो लिखते हैं। तो डाटा के अंदर पहले तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल एन जो है वो 20 आ गया। डेल्टा वी वोल्टेज के अंदर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, वो 100 वोल्ट्स का है। और उसके अंदर जो एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक, क्योंकि मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का, या वैसे ही एनर्जी कैलकुलेट करने का चार्जेस की, वो हमारे पास ये बड़ी सिंपल सा एक फार्मूला है। क्यों, जो उसका जो चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई हमें करवा देना है, क्यू और डेल्टा वी।
तो ये दोनों, लेकिन Q जो है पहले हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा था कि चार्ज दिया नहीं है, उसने सिंपल ये कह दिया है कि 20 इलेक्ट्रॉनों जितना चार्ज है। तो फिर उसका फार्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, एन नंबर ऑफ जितने वो चीज़ें हैं, ठीक है, वो लिखेंगे, और ई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वो वैल्यू है जो हमें याद होनी चाहिए। तो दोनों को सबको इकट्ठा कर लें तो ये आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। अब इसको आपने फार्मूले में यूज़ करना है यहाँ Q की जगह पे, साथ ही जो डेल्टा V है उसकी वैल्यू आपने लगा लेनी है 100, ठीक है। तो ये सारा ये जो हमने कैलकुलेट किया ये मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कैलकुलेटर में करें 100 से इसको, फिर 20 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर्स वगैरह इकट्ठा करें और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ, तो ये बन रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻16 जॉल्स। अब ये जॉल्स में है, लेकिन उसने क्या कहा था कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए इसको फिर हम किस पे डिवाइड करेंगे, इस नंबर से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वो हमने अगले पेज पे ये देखें किया हुआ होगा। ये साथ देखें बता दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो ये जो हमारा आंसर आया है इसको आप इस नंबर से डिवाइड करा देंगे। अब 3.2 को 1.6 से करें तो 2 आएगा, और -19 पावर ऊपर ले जाएं तो +19, और +19 -16 +3, तो 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जॉल्स को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। नहीं जी, प्रॉब्लम है 12.8 और इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी उसने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। इन कहते हैं इन मिलीकान्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट, तेल का एक ड्रॉपलेट है, एक कतरा है, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस, स्पेस के अंदर लेके आना है बिटवीन 2 फ्लैट हॉरिजेंटल प्लेट्स। दो प्लेटें रखी हुई हैं, जैसे पिछले एक एक्सपेरिमेंट में उसने यही कहा था कि प्लेटों के दरमियान एक चार्ज रखें, या कोई एक उसको जो है पार्टिकल को गिरने नहीं देना, वो पिछले सवालों में था। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल के बजाय क्या है, एक ड्रॉपलेट है, कतरा है किसका, ऑयल का। तो वो हमने उन दो प्लेट्स के दरमियान रखा हुआ है, और प्लेट्स का दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर का है, ये उसने बता दिया। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड, अब उसका वोल्टेज हमने एडजस्ट करना है टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट, 780 वोल्ट पर ले आना है, सो दैट ताकि द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। अगेन उसको मुअल्लक करने के लिए इतना वोल्टेज हमें चाहिए, स्टेशनरी हो जाए, वो ड्रॉपलेट गिरे नहीं। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ, अब अगला स्टेप ये होगा कि हमने उसको ऑफ कर दिया, एंड द सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व। जाहिर है जब हम वोल्टेज को ड्रॉप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, स्विच ऑफ कर दिया, तो उसने तो आज़ादाना ज़मीन की तरफ गिरना है, नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो वो उसको फिर अब हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये देखें साथ वो यही कह रहा है कि इज ऑब्जर्व टू फॉल अ मेजर्ड डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलीमीटर। अब 1.5 मिलीमीटर तक हमने उसको ऑब्जर्व किया, देखा है, रिकॉर्ड किया है, और उसमें कितना टाइम उसको लगा है, 11.2 सेकेंड्स लगा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हम साथ साथ आगे लिखते जाएंगे। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, अब ऑयल की डेंसिटी यूज होनी है, वो साथ उसने बता दी है, 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एंड द विस्कोसिटी ऑफ द एयर, एयर का जो थिकनेस है जिसके अंदर से उसने गुजर के आना है, उसकी विस्कोसिटी उसने बता दी है लैब टेम्परेचर के ऊपर, वो इतनी है, ये डाटा उसका है। अब इसमें से कैलकुलेशन क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका मैस मालूम करना है उस ड्रॉपलेट का, और नंबर 2 फिर हम क्या करेंगे कि उस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कितना है, क्योंकि ज़ाहिर है उस वोल्टेज में से उसने गुजरना है तो उस पर चार्ज भी होगा। अब ये सारा काम जो है डाटा स्टेप बाय स्टेप हमने लिखते जाना है। सो सबसे पहले देखें डी लिखा है, दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस वो ज़ाहिर है 5 मिलीमीटर था, तो चूंकि ये मिली है तो इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे। मिली और मीटर के अंदर में जो है वो 1000 का फ़र्क है ना, क्योंकि ये होता है ना, मिली है उसके बाद फिर सेंटीमीटर है और फिर मीटर है, तो मिली जो है वो 1000 तक का गैप होता है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -3 साथ उसके आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरोज़ हैं, 3 पावर उसकी बननी है माइनस वाली, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है ना। तो बहरहाल ये मीटर्स बन गए। वोल्टेज उसने बताया था 780 वोल्ट है, ठीक है। एस क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्रॉपलेट, जब हमने उसको गिराया था तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1.5 मिलीमीटर। अब ये भी चूंकि मिली है तो ये भी 1000 से डिवाइड होगा,
तो 1000 से डिवाइड का मतलब वही कि 10 की पावर -3 इसके साथ भी लगा देते हैं। कितने टाइम में वो यहाँ तक आया, वो 11.2 सेकेंड्स उसने लिए। रो जो है ये उसकी डेंसिटी जो है वो बताई जाती है 900, और ईटा जो उसकी विस्कोसिटी है जो उसने दी हुई है 1.8 इंटू दिस वन। अब देखना यहाँ तक ये सारा डाटा उसने दिया हुआ था, तो सवाल के अंदर से डाटा निकाल निकाल के लिखते जाना, इसके भी अलहदा से नंबर होते हैं। तो यहाँ तक तो डाटा है। अब ए पार्ट में वही बात कि मैस फाइंड करने के लिए वो कह रहा है। अब मैस ऑफ द ड्रॉपलेट जो है उसका फार्मूला ये है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, उसके साथ डेंसिटी भी उसके साथ इन्वॉल्व होनी है। तो 4/3 पाई, अब जाहिर है पाई का तो हमें पता है, अब आर का नहीं पता कि उसका रेडियस कितना है। ड्रॉपलेट जाहिर है वो एक सर्कुलर फॉर्म में आता है ना, एक सफियर की शक्ल में, तो उसका जो रेडियस होगा, अब रेडियस फाइंड करने का अलहदा से फार्मूला है। अब ये फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। ठीक है, इसमें वेलोसिटी भी है कि किस स्पीड से वो आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। उसका जो सर्कल है वो छोटा बड़ा हो सकता है। ड्रॉपलेट एक जगह रुका हो तो और तरह से ड्रॉपलेट होता है, मूव कर रहा हो तो वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड से जा रहा हो तो उतना उसका रेडियस कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से है, तो इसमें वेलोसिटी भी इन्वॉल्व हो रही है। अब बाकी सारी चीज़ें हैं, वेलोसिटी नहीं है। तो अब हमें वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी का बड़ा सिंपल सा फार्मूला जो हम पहले भी पिछली क्लासों में यूज़ करते आ रहे हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। कितने टाइम में कितना फासला उसने तय किया। अब ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। डिस्टेंस उसने ज़ाहिर है 1.5 किया था मिलीमीटर वाला, तो 10 की पावर 3 साथ वो हमने माइनस लगाई, और टाइम जो है 11.2। अब इसको कैलकुलेटर में करें और इसको डिवाइड करा लें, और ये साथ वैसे 1.34 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये वेलोसिटी है। अब आपने आना है यहाँ पे आर फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपने ये सारी वैल्यूज़ लगानी है और वेलोसिटी की ये वैल्यू लगानी है। ये अगले पेज पे करते हैं। देखें आर का फार्मूला हम लिखेंगे, अब उसमें सारी वैल्यूज़ 9 है, फिर ये ईटा की वैल्यू 1.8, विस्कोसिटी की, वेलोसिटी की जो अभी हमने बनाई 2 है, रो उसने दिया हुआ था 900, जी हमारा जो ग्रेविटी का 9.8 है। अब ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, 9 और इसको मल्टीप्लाई कर लें, पावर्स को इकट्ठा कर लें, नीचे इन सब को मल्टीप्लाई करवा लें, फिर इसको डिवाइड करा लें, पावर्स को साथ लिख लें। ठीक है, और ये चूंकि आर स्केयर है तो आप अब इसका स्केयर रूट लेंगे कैलकुलेटर में, तो फिर ये इस तरह से आपको 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶ अब आर आ गया। अब आर चूंकि आ गया तो अब हम एक्चुअली मैथ जो है उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, उसके ऊपर 3 पावर है, 3 पावर ले लें, साथ ये रो है तो उसकी डेंसिटी जो है वो 900 वो लिख लें। अब बाकी वही, फिर इन दोनों को सबसे पहले तो 1.1 का क्यूब लें, क्यूब लेके उसको इससे मल्टीप्लाई, उसको इससे मल्टीप्लाई, उसको इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसको 3 पे डिवाइड, वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और 10 की पावर 3 6 18 -18 ये बन जानी है। और अगेन पॉइंट को आप यहाँ लेके जाएं तो 3 डिजिट लेके गए हैं, तो 3 यहाँ से +3 जाहिर है उसमें से निकाल देंगे तो -15। तो मैथ जो है उसका ये आ जाएगा 5.15 इंटू ये क्या है 10 की पावर -15। अब ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर चार्ज चाहिए कि वो जो ड्रॉपलेट था उस पर चार्ज कितना है। तो चार्ज के लिए अब हमारे पास ये फार्मूला है, एफ डी ओवर वी। एफ उसी तरह से जो उसका वेट है, ठीक है, तो वेट एम जी होता है, एम जी लिखें, साथ उसका जो डी, डी एक्चुअली वो प्लेटों का डिस्टेंस है कि प्लेटों के दरमियान क्या डिस्टेंस है, और नीचे वी जो है उसका वोल्टेज है। तो ये चारों चीज़ें हम उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट इसमें लगा देंगे, क्योंकि सारी ये गिवन है हमें। तो ये सारी लिखी, इनको सॉल्व किया, तो ये चार्ज हमारे पास 3.23 10⁻⁻19 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम हमारा 12.9 वाला। यहाँ पे क्या करना है जी, कहता है अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन पे चला गया, तो प्रोटॉन को हमने प्लेस किया हुआ है कहाँ पे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर है वो उसकी इंटेंसिटी है, यूनिफॉर्म है हर जगह पे, उस फील्ड में हमने उसको रखा हुआ है। ऑफ 5000, या जाहिर ये फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये ई जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये उसकी यूनिट है, तो ये बेसिकली ई है, कैपिटल ई। डायरेक्टेड टू राइट की तरफ उसको हम भेज रहे हैं, इज अलाउड टू गो, हम कहते हैं ठीक है उधर को जाओ। अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस जी 10 सेंटीमीटर हम उसको ले जाते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। दो पॉइंट हैं, दो जगह हैं कि जी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों के दरमियान 10 सेंटीमीटर का फासला है। अब करना क्या है जी, ए पार्ट में करना ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स।
ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अब ज़ाहिर है जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हम लिख लेंगे। तो उसमें तो ई लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो 5000 लिखी हुई है, वो हम लिखेंगे। वो जो फासला उसने तय करना है डेल्टा आर, वो जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको फिर 100 पे डिवाइड करें, 0.1 मीटर आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद डेल्टा वी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमें चाहिए। अब उसका फार्मूला है माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब माइनस साथ लिखेंगे, माइनस क्यों लिखते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। ई जो है वो 5000 था, डेल्टा आर 0.1 है, 0.1 से जस्ट आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये -500 वोल्ट्स जो है ये आ जाएगा। और ये माइनस हम, ये मैंने साथ नीचे लिखा भी हुआ है कि प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है, और मूव करने से क्या है कि उसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है सिर्फ ये दिखा रहा है कि उसका डिक्रीज आ रहा है, इतना वोल्टेज जो है उसका डिक्रीज होता चला जाएगा। अब आगे ये कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वर्क डन कितना होगा वो हमने देखना है। तो वर्क डन का फार्मूला Q इंटू डेल्टा वी, ये ऑलमोस्ट वही फार्मूला है जो हमने पीछे भी यूज़ किया था एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क है, वो एक ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। तो चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो चार्ज इसका हमारा जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कहता है कि एक जितना होता है, तो ये वही है। और साथ डेल्टा भी उसने दिया हुआ है 500, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। अब अगेन ये जॉल्स में है, एनर्जी है ना, तो जॉल्स में आएगी, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाएंगे तो फिर वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कराना है। तो अगर आप इसी शक्ल में रखेंगे तो ये इनको डिवाइड कराना आसान हो जाएगा, और 500 ही आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये उसके जो वर्क डन है वो भी आ गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के बाद हमने सी पार्ट फाइंड करना है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितनी चेंज आई है। अब ज़ाहिर है प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, कोई भी जो पार्टिकल होता है उसकी जो एनर्जी है उसके टोटल किसका होता है, काइनेटिक का और पोटेंशियल का, दोनों को सम करते हैं तो वो ज़ाहिर है वो बनती है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाना चाह रहे हैं तो वो इसी के नेगेटिव के बराबर है, क्योंकि क्योंकि उसको हमने मूव करने दे रहे हैं हम आगे की तरफ, ठीक है, अवे जा रहा है फ्रॉम दैट इंटेंसिटी, तो इसलिए इसको नेगेटिव में लिखा जाता है। और चूंकि ये जितना वर्क डन है वही एनर्जी है, तो वो -500 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितना वर्क में चेंज आई है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी, तो -500 ही वही वाला आ जाएगा। और वही अगेन वही बात है कि नेगेटिव क्या बता रहा था कि वो डिक्रीज उसमें आ रही है। इसी तरह कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ज़ाहिर चूंकि मूव किया है तो अब जो एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, तो एनर्जी वही आनी है 500 जो वो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। तो Q डेल्टा V करेंगे वही है, और वही W हमने फाइंड किया था वो भी 500 है। लेकिन बस ये याद रखना है कि जब काइनेटिक एनर्जी में लिखेंगे तो आपने उसको प्लस में लिखना है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हो रही है, उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो मूव करे। तो मूव करने से जो जितनी उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की है उतनी ही उधर से काइनेटिक एनर्जी उसने गेन कर लेनी है, तो इसलिए +500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब लास्ट पे हमें उसकी वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में देखें 1/2 mv², ये पिछली बुक्स में हमने पढ़ा हुआ है, ये फार्मूले में वेलोसिटी आती है, तो फिर ये फार्मूला हमें यूज़ करना बेहतर है। मैथ उसने साथ बता दिया है कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है इसका मैथ जो है वो इतना है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ से हमें v चाहिए, तो ये /2 और m जो है उस साइड पे ले जाते हैं, /2 है तो 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, m जो है मल्टीप्लाई में m डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज लगा लें, 2 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही था, अब ये यहाँ पे सिर्फ 500 ना लगाएं, ठीक है, साथ क्योंकि ये देखें ना यही है 1.6 इंटू ये जॉल्स वाली लगाएं, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, तो कैलकुलेशन करते हुए पूरी एनर्जी का ये फार्मूला हम लगाएंगे, वो वैल्यू सारी लिखेंगे। नीचे मैथ्स उसने इसी तरह से दिया हुआ है, अब इसको हल करें, 2 इंटू ये करें 500 करें, वो ये आ गया, ठीक है। पावर्स को ज़ाहिर है ऊपर लेके जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को डिवाइड करा देंगे, और चूंकि v² है तो जब आप अंडर रूट लेंगे तो फिर ये 30.9 इंटू 10⁻⁴ आएगा, और पॉइंट को एक डिजिट और पीछे अगर आप स्टैंडर्ड जगह पे ले जाते हैं तो एक 10 की पावर और इंक्रीज हो जानी है, क्योंकि एक डिजिट पीछे लेके गए हैं। तो वेलोसिटी हमारी 3.09 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड बनेगी।
प्रॉब्लम 12.10 यहाँ पे क्या है जी, यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट। जीरो रेफरेंस पॉइंट वही जहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। एट इन्फिनिटी, डेफिनेटली इन्फिनिटी पे जाके, डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ दिस वन, यानी चार्ज जो है उसके ऊपर इतना है, आल्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी वोल्ट है V, वो चेंज हो जाएगा एट अ पॉइंट कहाँ पे, 1.2 मीटर अवे, 1.2 मीटर दूर तक। अब यहाँ पे भी चीजें हम लिखेंगे और इस दो डिफरेंट सीन उसने यहाँ पे दिए हुए हैं। एक दफा कहता है कि ये जो चार्ज है हमारा ये पॉजिटिव हो, और दूसरी दफा वो कहेगा कि ये जो चार्ज है वो नेगेटिव हो। अब पॉजिटिव चार्ज के साथ Q की वैल्यू जो भी है 4 × 10⁻⁸ वो लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे। R जो है डिस्टेंस उसने बताया 1.2 मीटर अवे, ठीक है। वोल्टेज जो है V वो हमने फाइंड करना है, और उसके लिए फार्मूला जो है वो हम यूज करेंगे KQ/R। अब यहाँ पे R स्क्वायर नहीं है, R है, ठीक है, फार्मूले डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे K की वैल्यू जो है वो लगाएंगे, Q की वैल्यू लगाएंगे और R की वैल्यू 1.2। अब इसको कैलकुलेट करें, 9 4 36 है, उसको 1.2 पे डिवाइड कराना है, 9 - 8 करेंगे तो 1 पावर आएगी। सो ये 3 × 10⁻²⁴ वोल्ट बनता है। अब जब दूसरी दफा कहेगा ना कि चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिख लेंगे, लेकिन काम तो वही सब कुछ होना है ना, आंसर वही आना है। तो चार्ज इज नेगेटिव, तो देखें फार्मूला हम लिखेंगे V2 = K - Q/R। तो Q की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो -7 लगा लेना है, बाकी सब कुछ वही है। और उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर भी एग्जैक्ट वही आना है, लेकिन अब जाहिर है कि ये माइनस में आ जाएगा। सो ये बड़ा इजी सा सवाल था। अब आ जाए 12.11 के ऊपर। प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल की वो एग्जांपल दे रहा है। कहता है इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जाहिर है वो न्यूक्लियस है और जाहिर है उसमें प्रोटॉन है, तो कहता है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अपने एक ऑर्बिट के अंदर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने इतने मीटर डिस्टेंस के ऊपर, प्रोटॉन से वो इतने डिस्टेंस पे है, इतनी उसकी स्पीड है, इस स्पीड से वो मूव कर रहा है। उसके ऊपर चार्ज जो है वो भी उसने बता दिया है, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी बता दिया है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। तो ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस, उतने फासले तक प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है। तो देखें आर की वैल्यू, सारी चीज़ें वैल्यू लिखते जाएंगे। आर उनका फासला कितना है 5.29 इंटू दिस वन। स्पीड जो है उसने दी हुई है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, 2.18 इंटू 10⁻6 है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो 1.6 इंटू दिस वन। तो जो डाटा है आगे मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, वो भी हम सामने लिख लेंगे। सारी चीज़ें लिखी हो तो इजी हो जाता है, तो डाटा एक दफ़ा ज़रूर लिख लेना चाहिए। तो वोल्टेज फाइंड करना है, जो पिछले सवाल में फार्मूला यूज़ किया था वही हम फाइंड करेंगे, KQ/R। तो K की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू, इसी तरह 9 इंटू दिस वन करें, 5.29 से डिवाइड करें, ये आ गया। पावर्स सारी इकट्ठी कर ली, नीचे वाली ने ऊपर जाके प्लस होना होता है। तो 19, ये कितना, 11 और 9 20, 20 में से 19 जाएगा तो 1 पावर आएगी। 10 की 1 पावर है तो पॉइंट को एक डिजिट और आगे ले जाएं, 27.27 वोल्ट जो है ये हमारा वोल्टेज आ जाएगा। बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम, ठीक है। और जाहिर है कि इसको भी वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें। तो टोटल एनर्जी आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, किसी भी पार्टिकल की, दोनों एनर्जीज का सम होता है, काइनेटिक का भी और पोटेंशियल का भी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी हमने नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की ऑलवेज नेगेटिव में ही लिखी जाती है। और ये मैंने भी अगेन उसको पढ़ के देखा है कि जितना वो ऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, उतनी उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है माइनस में। जितना दूर होता चला जाता है उसका वो जो नेगेटिव साइन है वो कम होता चला जाता है, तो इसलिए बहरहाल ऐसे लिखना होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -QV लिखेंगे, और Q और V, Q की वैल्यू लिखेंगे, साथ V हमने अभी कैलकुलेट किया वोल्टेज 27.27, वो हम लिख लेंगे वोल्ट्स वगैरह, और इनको आपस में सॉल्व करवाएंगे। अब ये भी चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 1.6 इंटू वो नीचे भी आना है, और ये दोनों कट जाते हैं तो अगेन ये -27.27 ही ये आता है।
तो ये हमारी आ जाएगी, ये क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है 1/2 mv², और वेलोसिटी भी दी हुई है, मास भी दिया हुआ है, वो हमने वैल्यूज लगा लेनी है। यहाँ पे ये 2.18 का स्केयर ले लें, उसको 9.1 से मल्टीप्लाई, 2 पे डिवाइड, ये आ गया। पावर्स को आप इकट्ठा कर लें, 6 2 12 है, वो इकट्ठी होंगी -19। ये जॉल्स में आ रही है, इसको भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, और ये आएगी 13.51। ये पॉजिटिव होती है, काइनेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो जब आपने टोटल करना है तो दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो देखें अल्टीमेट माइनस में ही आएगी, क्योंकि अल्टीमेट होती ही माइनस में है। काइनेटिक कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो पोटेंशियल से उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो ऐसे ही आना है, ठीक है। और जाहिर है कि वहीं पे ज़ीरो तब होना है जब उसने वैसे ही आज़ाद हो जाना है उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से। तो बहरहाल वो वही आगे वो चीज़ आ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी, कि कब वो आगे निकल जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम जो है वो कहता है कैलकुलेट करें, तो उसके लिए है E इन्फिनिटी माइनस ई द ग्राउंड, कि किस पॉइंट पे आप मौजूद हैं उसमें से, कि जब आप इन्फिनिटी पे यानी कि न्यूक्लियस से दूर तरीन चले जाते हैं। अब दूर तरीन चले जाते हैं तो वहाँ पे तो ज़ाहिर एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। माइनस ये और ये इसकी जो वैल्यू आई थी ऊपर हमने कैलकुलेट की है, जिस ऑर्बिट के अंदर वो मौजूद है, वो लिखेंगे, दोनों माइनसेस प्लस हो जाएंगे, इतनी, यानी इतनी आयनाइजेशन एनर्जी है, इतना इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन करके दूर चला जाए तो वो आयनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये 12.12 है, द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा। कहता है कैमरा है हमारे पास और जाहिर है उसके ऊपर फ्लैश लगा होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। और फ्लैश क्या करता है, उसके अंदर पहले एनर्जी आती है कैपेसिटर्स के अंदर उसके, और फिर वो स्टोर हो जाती है और फिर वो फ्लैश जो है वो लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ है कैमरे के लिए, कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश है अटैच की हुई, कंटेन्स अ कैपेसिटर, उसके अंदर कैपेसिटर रखा हुआ है हमने फॉर स्टोरिंग द एनर्जी, ज़ाहिर है वो एनर्जी स्टोर करेगा और वो क्या करेगा आगे से, यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। इन वन सच यूनिट, किसी एक कैमरे के अंदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ज़ाहिर है जो तो कैपेसिटेंस जो है उनकी वो 750 माइक्रोफेराड है, और कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 330 वोल्ट उसने दिया हुआ है। डिटरमाइन द एनर्जी दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस, तो एनर्जी जो है वो हमें चाहिए कि जिससे वो जो है उतना फ्लैश जो है हमारा प्रोड्यूस हो सके। तो हमने चीज़ें लिख लेनी है, वोल्टेज उसने दिया हुआ है 330 वोल्ट्स, कैपेसिटेंस उसकी दी हुई है 750 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो जो है 10⁻⁻⁶ दोबारा से लिख लेंगे। एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में एनर्जी को कैलकुलेट का फार्मूला है कि C और V के स्केयर को आप मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करा दें। C हमारी जो है कैपेसिटेंस है और V वोल्टेज है, तो कैपेसिटेंस की आपने वैल्यू लिखनी है, वोल्टेज की वैल्यू लिखनी है, 330 का स्केयर लेके उसको इससे मल्टीप्लाई फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी, साथ ये 10⁻⁻6 है। अब -6 पावर बड़े इजीली आप खत्म कर सकते हैं कि पॉइंट इधर से 6 डिजिट आके ले जाएं, तो 6 डिजिट लाएंगे तो यहाँ बनता है 40.83, वो आप लिख लें, तो ये पावर ज़ाहिर है +6 आएगा ना इधर से, तो -6 खत्म हो जाएगा। तो ये जॉल्स के अंदर आप इसकी जो एनर्जी है वो आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है जी 13 वाला, अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ, ये कैपेसिटेंस कैपिटल C उसने दिया हुआ है, जो भी है 2.5। इन द चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर, ज़ाहिर जब चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा रहे हैं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज़ 450, अब वहाँ पे यहाँ पे वोल्टेज कितना हम रख रहे हैं 450 का, क्योंकि वोल्टेज होता है तो करंट गुजरती है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो कितने हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमने फाइंड करने हैं। कैपेसिटेंस दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का ये फार्मूला हमने पीछे भी यूज़ किया है, Q इज इक्वल टू NE, के टोटल चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के और उसके नंबर ऑफ वो पार्टिकल्स के, ठीक है। अब यहाँ से N आप बना सकते हैं, E को उधर ले जाएं तो Q/E,
ठीक है। अब Q जो है यहाँ पे हमारे पास चार्ज नहीं है, तो चार्ज को कैलकुलेट करने का फार्मूला है C और V को मल्टीप्लाई करवा लें, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को लिखें, वोल्टेज की वैल्यू को लिखें, इनको आपस में करवाएं तो Q आ जाएगा। अब Q और E तो हमें पहले से जुबानी याद होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻19, तकरीबन हर सवाल में हमने इसको यूज़ किया है। तो Q की वैल्यू जो ये आई है इसको ऊपर रखें, E की वैल्यू को नीचे रखें। अब इन दोनों को डिवाइड करें, ये और ये -19 पावर ऊपर जाएगी प्लस में, 19 में से 8 निकाल दें तो 11, और पॉइंट को और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं यहाँ पे, तो फिर जाहिर है कि ये 2 पावर और आएगी, 11 और 2 मिलके 13 हो जाएगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज, ये पूरा जो भी न्यूमेरिकल्स थे डन हो गए। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।